अभी देखो हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने एक कहानी के थ्रू ही हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से। वो कहानी नहीं है, वो एक्चुअल में कोर्ट में इस तरह से हुआ करता है कि सबसे पहले जब भी कोई सूट डलना है तो उसके पीछे जो बेसिस है, दो या उससे ज्यादा पार्टीज होगी। पार्टीज टू द सूट ऑर्डर 1 में हमने पढ़ लिया। उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, यानी कि रीजन होगा झगड़े का कुछ, उसको हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, वो हमने ऑर्डर 2 में पढ़ लिया। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि वो जाएंगे एडवोकेट के पास या फिर इन पर्सन कोर्ट में अपियर होना चाह रहे हैं, ऑर्डर 3 में पढ़ लिया। फिर अब क्या करेंगे, एडवोकेट साहब उसको कहेंगे कि हम आपकी प्लेंट ड्राफ्ट कर देते हैं क्योंकि कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट करना है। तो जब वो प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे तो ऑर्डर 6 में प्लेंट की प्रोविजंस दिया हुआ, सॉरी 7 में प्लेंट के बारे में दिया हुआ है, 6 में जर्नल प्लीडिंग्स के बारे में दिया हुआ है। प्लेंट जब भी ड्राफ्ट करोगे उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करना है आपको। अब आपकी प्लेंट ड्राफ्ट हो चुकी है, रेडी है बिल्कुल। प्लेंट ड्राफ्ट करते हुए ही आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्लेंट आपने कौन सी कोर्ट में फाइल करनी है, किस कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन है। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि प्लेंट में हम लिखा करते हैं कि दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड द मैटर। और हम लिखा करते हैं प्लेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर टॉप ऑफ द प्लेंट पे नेम ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट में हम केस इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उसका नाम लिखा करते हैं। तो हमें ये पता होना, क्योंकि अब हमने कोर्ट में सूट को क्या करना है, इंस्टीट्यूट करना है। सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 हमें बताता है कि किस तरह से इंस्टीट्यूट करना है। कोर्ट इंस्टीट्यूशन के बाद क्या करेगा, वो रजिस्टर पे अपने नोट कर लेगा, सूट को नंबर दे देगा, प्लेंट को नंबर दे देगा तो वो सूट बन जाएगा। बट वो कौन से कोर्ट में आपको फाइल करनी है? देखो, आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, उसके बाद आप चंडीगढ़ से घूमने के लिए गोवा जा रखे हो, ठीक है। फिर आपको गोवा में जाके पता चलता है कि सामने वाले ने ब्रीच कर दिया, तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि अभी ब्रीच कर दिया तो मैं आज ही केस फाइल करता हूं, गोवा में एक एडवोकेट को पकड़ते हो और वहीं पे केस फाइल कर देते हो। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो हमें इसलिए ज्यूरिसडिक्शन देखना जरूरी हो जाता है कि हमें गोवा वाली कोर्ट में फाइल करना है यहाँ पे, या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था यानी कि चंडीगढ़ वाली कोर्ट में फाइल करना है। चलो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि चंडीगढ़ वाले में ही करेंगे, वहां थोड़ा ना करेंगे। बट अब चंडीगढ़ में जब आप फाइल करने लगे, यहाँ पे भी एक कोर्ट थोड़ा ना, यहाँ पे भी बहुत सी कोर्ट है। उनमें से स्पेसिफिक कौन सी कोर्ट में आपका केस जाएगा? बहुत सी कोर्ट्स का मतलब ये है, जूनियर डिवीजन भी है, सीनियर डिवीजन भी है, फिर एडीजे की कोर्ट्स भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आपका कौन से उसमें जाएगा मैटर, वो आपको कैसे पता चलेगा? अब जेएमआईसी की कोर्ट भी है, सिविल जज छोड़िए, जेएमआईसी की कोर्ट भी है, सीजेएम की कोर्ट भी है, सिविल साइड पे जाएगा, क्रिमिनल साइड पे जाएगा। आपको उन चीजों का कैसे पता चलेगा? वो पता लगेगा कि जिस कोर्ट के पास आपके मैटर को ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन है, आप उस कोर्ट में वो इंस्टीट्यूट करोगे। हालांकि आपको तो फाइलिंग डिपार्टमेंट में करना होता है ना, बट नाम तो लिखा होगा ना कोर्ट का ऊपर, इन द कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीजन, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो आपको ये डिसाइड पहले ही करना पड़ेगा कि आप कौन सी कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो। अब इस चीज को हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, कि जिस कोर्ट के पास आपके मैटर को डिसाइड करने की ज्यूरिसडिक्शन होगी उसी कोर्ट के पास आप फाइल करोगे। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन टर्म है ना, ये बहुत वाइड है, बहुत वाइड है ये टर्म। हमने इससे पहले एक टर्म पढ़ी थी, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। कहां पे पढ़ा है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए? रेस जुडिकाटा में पढ़ा हुआ है ना हमने कि जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पर आपको याद होगा कि वहां पे भी हमने क्या लिखा था, जो कॉम्पिटेंसी है उसमें हम टेरिटोरियल वाले को नहीं कवर कर रहे हैं, हम पिक्यूनरी या फिर सब्जेक्ट मैटर को कवर कर रहे थे। बट जब ज्यूरिसडिक्शन की बात, ज्यूरिसडिक्शन इसलिए कॉम्पिटेंसी से अलग हो जाती है, हालांकि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट इंक्लूड्स, मतलब ज्यूरिसडिक्शन में वो इंक्लूडेड रहेगी, बट ज्यूरिसडिक्शन आपके पास एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ज्यूरिसडिक्शन में हर तरह की ज्यूरिसडिक्शन आती है कोर्ट की, चाहे वो टेरिटोरियल है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है, चाहे वो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है। अब ये क्या होती है तीनों, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, रेस जुडिकाटा करते हुए ये चीजें तो हमें पता है। तो अब हमें देखना है हमारे मैटर के अकॉर्डिंगली कौन सी कोर्ट में केस हमें डालना है, उसके लिए हमें ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पूरे सीपीसी में ज्यूरिसडिक्शन कहां कहां पे आपको दिया हुआ है। हम इस टॉपिक को, ज्यूरिसडिक्शन के टॉपिक को करते हुए सेक्शन 3 पढ़ेंगे,
सेक्शन 3 पढ़ेंगे, सेक्शन 4 में भी बताया गया है, सेक्शन 6 पढ़ेंगे हम, सेक्शन 9 पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 15 से लेके 21A ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और लास्ट हम फिर वो ट्रांसफर वाले केसेस यानी कि टिल 25 सेक्शन तक ज्यूरिसडिक्शन की बात की हुई है। हम ज्यूरिसडिक्शन का जो टॉपिक है इन सेक्शंस में कवर करेंगे, सेक्शन 3, सेक्शन 3, 4, 6, 9, 15 to 21A, 15 to 21A। इसके बाद जो 22, 23, 24, 5 सेक्शन भी दिए हुए हैं वो भी ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, बट वो ट्रांसफर पावर्स की बात कर रहे हैं कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो यहां से यहां कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कब कर सकता है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर, हाई कोर्ट कब कर सकता है, वो चीजें दी हुई है, बट बात वो अल्टीमेटली ज्यूरिसडिक्शन की कर रहे हैं, बट ट्रांसफर पावर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ज्यूरिसडिक्शन, तो हम मेनली इसमें ये सेक्शंस कवर करेंगे, और जैसे ही इतने सेक्शंस हमारे पास हो जाएंगे हाफ ऑफ द सीपीसी आपका खत्म हो जाएगा। तो जितना पोर्शन कर लिया है उतना और रह गया, ये मान के चलिए। तो इसलिए सीपीसी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपको एक सिमेट्री में पता है तो आपको सारे सेक्शंस वगैरह भी याद हो जाएंगे। अभी जो हम ये पढ़ेंगे इसके भी आपको बहुत अच्छे से सेक्शंस वगैरह याद हो जाएंगे। अब देखिए, मैं इसमें पहले आपको 3, 4, 6 ये कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये हम बाद में पकड़ेंगे, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर उठा के देख लेना, टाइम एंड अगेन बार बार ये पूछता है, चाहे प्रीलिम्स में पूछा जाए चाहे मेंस में पूछा जाए। जिस तरह से रेस जुडिकाटा इंपॉर्टेंट है, रेस सब जुडाइस इंपॉर्टेंट है, फिर हमने उसके बाद वो पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव सूट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी अभी तक हमने बड़े बड़े टॉपिक किए, उसी तरह से एक मेजर टॉपिक हमारे पास है सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में भी हाई प्रोबेबिलिटी आता ही आता है, मेंस में भी हाई प्रोबेबिलिटी। सेक्शन 9 इज बेसिकली गेटवे, एक ये गेटवे है प्रोसीजर का, सीपीसी का। सेक्शन 9 के थ्रू ही हम सीपीसी की बाकी जो प्रोविजंस हैं उनको अलाइव करते हैं। अगर सेक्शन 9 नहीं होगा तो बाकी की प्रोविजंस का कोई वही नहीं होगा। बेसिकली सेक्शन 9 आपको क्या कह रहा है, आप देखिए, हमने एक मैगजीन भी पढ़ा था कि व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ओबीजस रेमेडियम वाला है ना, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो अब व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, बट ये जो मैक्सिम है ना ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि बेशक आपके पास राइट है, उस राइट की वायलेशन हो रही है, आपके पास रेमेडी दिया हुआ है किसी भी लॉ में, इसका तब तक कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा जब तक वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। जब तक वो आपको रेमेडी दिया हुआ है ना, जब तक वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा तब तक इसका पर्पस सॉल्व आउट नहीं होगा। तो यानी कि जो सेक्शन 9 अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, जो ज्यूरिसडिक्शन से ही डील कर रहा है, ये बेसिकली आपके राइट को जिसकी वायलेशन हुई है, जिसके लिए आपको रेमेडी दिया गया है लॉ में, उसकी एनफोर्सिएबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि कौन सी सिचुएशन में आप उस चीज को एनफोर्स कर सकते हो। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ सोल है पूरे सीपीसी की, जो सेक्शन 9 आप पढ़ने वाले हो ना, ये पूरे सीपीसी की सोल है जो उसमें जान डालता है। बिना इसके सीपीसी की प्रोविजंस एक्टिव नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गेटवे टू दी सीपीसी। प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज गेटवे टू दी सीपीसी, तो सेक्शन 9 है गेटवे, वो दरवाजा है सीपीसी में अंदर जाने का। तो सेक्शन 9 किस चीज की बात कर रहा है उसको हम डिटेल में करेंगे, एक क्लास में ये पूरा नहीं होगा, इसमें मुझे 2 क्लासेस लग जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको, ये नहीं है कि इतना सा सेक्शन 9 है पढ़ाया और छोड़ दिया, 2 से ज्यादा भी नहीं लगाएंगे। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। आज की क्लास में सिर्फ ये समझेंगे और लिखेंगे इसके ऊपर, कल की क्लास में इसको समझेंगे और इससे रिलेट करेंगे और फिर लिखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जब तक आपको इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं होगी ना तो एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आएगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए। जब हम, आपको याद होगा, वो कर रहे थे ना, डिक्री पढ़ रहे थे, तो प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री,
इसी तरह से मेन प्रीलिम्स में आपको अगेन ये चीज पूछ ली जाती है कि कौन सा इसमें से सिविल नेचर का सूट है या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सूट ऑफ सिविल नेचर और नॉट, क्योंकि ये सिविल नेचर के सूट से सूट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखिए, हाँ जी, ऑर्डर 6 का बस बता दिया, वो तो 14 डेज वाला, वो वहीं पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में उसको हाईलाइट कर देना सिर्फ। ऑर्डर 6 का रूल 18 तो वो 14 और उसकी बात कर रहा है ना, कि अगर कोई टाइम फिक्स कर दिया कोर्ट ने तो ठीक है, नहीं तो वो 14 डेज में आपको करनी है अमेंडमेंट वगैरह। चलिए देखिए, सेक्शन 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कोर्ट्स टू ट्राई का मतलब है कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है ना वो बहुत वाइडन कर रहा है, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन को इतना वाइड कर रहा है कि कोई अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नजर आ रही है हमें, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ओपन कर दिया उसने। वो कह रहा है कोर्ट्स टू ट्राई, कोर्ट ट्राई करेगा किस चीज को, ऑल। ऑल जो ये वर्ड है ना, ऑल मतलब जो भी सिविल सूट्स होंगे। सिविल सूट्स का क्या मतलब है उस पर हम आते हैं, यानी कि क्रिमिनल नेचर का नहीं है, यहाँ पे सिविल राइट है आपकी फेवर में, उसकी वायलेशन हुआ है, उसकी रेमेडी हमें दिया हुआ है, उसको कहेंगे सिविल सूट। क्रिमिनल आपकी उसकी वायलेशन वगैरह हो रही है, मर्डर हुआ, थेफ्ट हुआ, तो वो सीआरपीसी में देखेंगे, कौन सी कोर्ट में जाना है वो वहां पे देखा जाएगा। यहां पे तो सिर्फ सिविल सूट्स की वो बात कर रहे हैं। तो कोर्ट के पास जो पावर कोर्ट को दी गई है वो ऑल सिविल सूट्स को ट्राई करने की दिया हुआ है, अनलेस बार्ड। अनलेस बार्ड का क्या मतलब हुआ, अगर कोई स्पेसिफिक उसके ऊपर बार लगाया गया, अगर कोई स्पेसिफिक बार लगाया हुआ है तब कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। अदरवाइज किसी भी सिविल सूट को कोर्ट क्या करेगा, ट्राई करेगा, कोर्ट के पास पावर है। जैसे आपको पता होगा ना, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सबने पढ़ा हुआ इसलिए बता रहा हूं, मेरे पास नहीं, अदरवाइज तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं ना वो भी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये नहीं कि आपको एब्सोल्युटली दे दिए गए, वो भी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसी तरह से ये भी उसी की तरह फंडामेंटल राइट बहुत वैल्यू रखता है किसी के लिए भी। ये जो है ये सीपीसी का गेटवे है, स्कोप इसका बहुत वाइड है। किसी भी सिविल सूट में कोर्ट को पावर दे दिया गया, बट अगेन इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जिस तरह से हम वहां पे पढ़ते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसी तरह से ये भी जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, वैसे बहुत वाइडर है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो अभी हमने हेडिंग से 2 चीजें सीखी जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कोर्ट को ट्रायल करना है किसका, ऑल सिविल सूट्स का, जितने भी सिविल सूट्स हैं। क्या होते हैं सिविल सूट्स इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अनलेस बार्ड मतलब ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकता। अनलेस बार्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा है, कहता है कि कोर्ट जो है किसी भी सूट को या इशू को ट्राई नहीं करेगा, तो वो बार्ड बाय लॉ है। तो यहां पे बेशक वो सिविल सूट है बट कोर्ट उसका ट्राई नहीं कर सकता। ऑर्डर 2 रूल 2 हमने पढ़ा हुआ है, सब्सिक्वेंट सूट को कोर्ट ट्राई नहीं करेगा, उस सिचुएशन में डाल नहीं सकती है पार्टीज, अगर एक से ज्यादा रिलीफ्स वगैरह, तो वो क्या है, वो बार्ड बाय लॉ है। अब ये जो बार्ड बाय लॉ है ये सीपीसी से भी बार्ड हो सकता है या फिर किसी अदर प्रोविजन से भी, अदर लॉ से भी बार्ड हो सकता है। बट कहीं पे भी अगर बार्ड लिखा हुआ है किसी सिविल सूट के ऊपर, इट मींस कि फिर कोर्ट ट्रायल उसका नहीं करेगा। बट अगर किसी उसके ऊपर स्पेसिफिक बार नहीं लगाया गया तो कोर्ट की जो पावर्स हैं वो बहुत वाइड है। किसी भी तरह का, अगर वो सूट है सिविल सूट, किसी भी तरह का सूट है, कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ लेना, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी फिर अदरवाइज आपको। द कोर्ट्स शेल, यानी कि काइंड ऑफ मैंडेटरी, कोर्ट्स शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन का मतलब है, हियर इन का मतलब क्या हुआ, सीपीसी। सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड, हियर इन मतलब जो सीपीसी में कुछ प्रोविजंस अगर कंटेन्ड है
उसके अलावा मतलब सब्जेक्ट टू दैट प्रोविजंस द कोर्ट शेल हैव ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है टू ट्राई ऑल, ध्यान से सुनना, ऑल मतलब सभी, ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। तो अभी ये क्या होता है इसके ऊपर बाद में आते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, कोर्ट के पास यहां पे पावर दिया गया है, कोर्ट शेल, और एक ड्यूटी की गई है कोर्ट की, यहां पे बाउंड, ड्यूटी बाउंड है कोर्ट, यानी कि कोर्ट सिर्फ पिक एंड चूज नहीं कर सकता कि मैं ये वाला केस सुनूंगा ये वाला नहीं सुनूंगा। कोर्ट की ड्यूटी है, अगर किसी पार्टी ने कोई सिविल सूट डाला हुआ है आपके कोर्ट में, अनलेस इट इज बार्ड, आपको वो ट्रायल करना पड़ेगा। तो कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है ट्राई करने का ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो जितने भी सूट्स हैं सिविल नेचर के, उनको कोर्ट के पास पावर है क्या चीज करने का, ट्राई करने का। आगे देखिए, सिविल नेचर एक्सपेक्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अब ये जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार दे रहा है ना, ये जो यहां पे लिखा हुआ है, एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, कह रहा है वो सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस, वो सूट्स जिसका कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, यानी कि उस सूट का जो कॉग्निजेंस है वो नहीं ले सकता कोर्ट, क्यों, क्योंकि वो तो या तो एक्सप्रेसली बार किया गया है या फिर इम्प्लाइडली बार किया गया। अब ये एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है उसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, ये जो एक्सेप्शन यहां पे क्रिएट कर रहा है ना, यहां से लेके यहां तक की, ये बात कर रहा है बार्ड जो लिखा है अदर लॉज में, बार्ड बाय सम अदर लॉज, ये अदर लॉज को कवर कर रहा है, सीपीसी को कवर नहीं कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 9 सीपीसी को कवर नहीं कर रहा है, सेक्शन 9 सीपीसी को कवर कर रहा है, बट वो यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड, यानी कि कोई भी अगर सिविल सूट बार्ड है अंडर सीपीसी या फिर किसी अदर लॉ में, कोर्ट उसका ट्रायल उस सिचुएशन में नहीं करेगा, दोनों ही एक्सेप्शन में आ रहा है। कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऊपर, जो ये सब्जेक्ट टू प्रोविजंस लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि जो सीपीसी की प्रोविजंस है उससे अगर कोई चीज बार्ड है तो वो यहां पे उसको कह रहा है कि आप नहीं ट्रायल कर सकते। और जो ये नीचे लिखा हुआ है सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, ये सीपीसी की बात नहीं कर रहा है, ये अदर लॉज की बात कर रहा है। बट अगर पूरे को कंबाइंड पढ़ेंगे तो कोई भी सूट अगर बार्ड बाय सीपीसी है, बार्ड बाय अदर लॉ है, उसका ट्रायल फिर कोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, इस वाले को नहीं अभी आ रहे हैं इसके ऊपर हम, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से देखिए, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, कोर्ट के लिए ऑब्लिगेटरी है कि सूट अगर सीपीसी में बार किया गया है या फिर किसी अदर प्रोविजन में, अदर लॉ में बार किया गया है, कोर्ट उसका ट्रायल नहीं करेगा। अदरवाइज कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत वाइड है, ऑल सूट्स सभी को ट्रायल कर सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे की इंग्रेडिएंट है ना, और जहां सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो होती है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ये आज की क्लास आप कह लीजिए, ये सूट्स ऑफ सिविल नेचर बताने में लग जाएगी। बट अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो सेक्शन 9 में थ्रू आउट कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि ये बहुत सिंपल टर्म है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, बार्ड बाय सम, जैसे रेस जुडिकाटा से बार्ड है, या ऑर्डर टू रूल 2 हमने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी बार लगा रहा है बट किसी और उसमें लिखा हुआ है, लाइक लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ कहता है कि आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट नहीं फाइल कर सकते आप उस सिचुएशन में। ठीक है, तो अगर किसी और लॉ में बार है तो इसको यहां पे कवर कर रहा है, अगर सीपीसी में बार है उसको यहां पे कवर कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, सूट्स ऑफ सिविल नेचर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पे उसने जो टर्म यूज किया है इसको ध्यान से समझ लेना, पूरा सेक्शन 9 आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब दिस इज असेंस एक तरह से सेक्शन 9 की। जो सूट ऑफ सिविल नेचर है, इसने टर्म देखो यहां पे क्या यूज किया है, टर्म यूज किया हुआ है सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सिविल सूट नहीं बोला हुआ उसने यहां पे,
एक हमारे पास टर्म होती है सिविल सूट, एक टर्म होती है सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सूट्स ऑफ सिविल नेचर। दोनों जो टर्म है ये अलग अलग टर्म्स हैं। अगर इनका मीनिंग समझ आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सेक्शन 9 में। ये जो सूट्स ऑफ सिविल नेचर की यहां पे बात हो रही है, ये एक वाइडर टर्म है, ये एक वाइडर टर्म है। किससे? सिविल सूट से। सूट्स ऑफ सिविल नेचर जो है वो वाइडर टर्म है। सिविल सूट का मतलब होता है जो सूट्स, सिविल सूट का मतलब होता है जो सूट्स प्योरली सिविल नेचर के, जो सूट्स प्योरली सिविल नेचर के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दिया। अब ब्रीच के लिए मैं क्या जाऊंगा? या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाऊंगा या डैमेजेस वगैरह, कंपनसेशन वगैरह, यही तो रिलीफ है मेरे पास वहां पे। तो यहां पे क्या हुआ? मेरे पास एक लीगल राइट था, उस लीगल राइट की वॉयलेशन हुआ, जिससे जिससे मुझे एक राइट मिला कि मैं इसको एनफोर्स कर सकता हूं, कोर्ट में ले जा सकता हूं। तो ये जो सूट है ना, जहां पे लीगल राइट होता है, उस राइट की वॉयलेशन होती है, उसको हम कहते हैं प्योरली सिविल नेचर का सूट। दूसरी सिचुएशन, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक पार्टी उसके ऊपर कब्जा कर रही है। मेरे एडजेसेंट जिसका प्लॉट था उसने क्या किया? मेरे वाले का थोड़ा सा एरिया पे कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास रेमेडी क्या है? सिविल साइड पे मेरे पास रेमेडी क्या है? मैं कोर्ट में जाऊंगा कि उसको इंजेक्ट किया जाए, यानी कि उसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगाया जाए। अब मैं रिस्ट्रेंट मांग रहा हूं कि मेरा लीगल राइट था कि मेरे पीस ऑफ लैंड है तो मैं इसको ओपनली एंजॉय कर सकता हूं। राइट टू एंजॉयमेंट है ना मेरे पास। सामने वाले ने उसकी ब्रीच किया, अब उसके लिए लॉ ने मुझे रेमेडी दिया हुआ है कि मैं इंजंक्शन क्लेम करूं, उसके अगेंस्ट रिस्ट्रेंट लगवाऊं। तो ये सूट कौन सा सूट हुआ? प्योरली ऑफ सिविल नेचर। मैं एक जॉइंट फैमिली का मेंबर हूं और मुझे लगता है कि मुझे इस जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो जाना है, मेरे को अपनी प्रॉपर्टी लेनी है और इस जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो जाना है। तो मैं कोर्ट में केस फाइल करता हूं पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए। मेरा लीगल राइट था, को-पार्टनर हूं तो मेरा लीगल राइट है वहां पे पार्टीशन डिमांड करना। लॉ ने मुझे रेमेडी दिया हुआ उस चीज का, और अगर मैं वो डिमांड कर रहा हूं तो वो मेरा क्या है? प्योरली सिविल राइट, प्योरली सिविल राइट। एक आपको ये चीज पता लग गया कि जो सिविल सूट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं प्योरली सिविल राइट्स के ऊपर। सिविल राइट्स क्या? प्योरली सिविल राइट्स के ऊपर। और प्योरली सिविल राइट्स आपके क्या होते हैं? लॉ ने आपको क्या दिया हुआ है? लॉ ने आपको एक लीगल राइट दिया हुआ है, लीगल राइट प्लस उसकी वॉयलेशन, ब्रैकेट्स में कर लीजिए रेमेडी। वॉयलेशन पे क्या दिया हुआ है आपको? रेमेडी दिया हुआ है। तो इसको तो हम कह रहे हैं सूट ऑफ सिविल नेचर, बट यहां पे टर्म उसने किया हुआ है यूज सूट ऑफ, सॉरी इसको हम कह रहे हैं सिविल सूट, इसको हम कह रहे हैं सिविल सूट, बट यहां पे उसने जो टर्म यूज किया हुआ है सूट ऑफ सिविल नेचर। तो जो सूट ऑफ सिविल नेचर है वो एक वाइडर टर्म है। उसको करवाने से पहले एक चीज सुनिए ध्यान से। सोसाइटी जो हमारी है ना, हमने स्टार्टिंग से ये चीज पढ़ी होती है, लॉ एंड सोसाइटी वॉक टुगेदर, एक साथ चलती है वो। लॉ चेंजेस विद दी सोसाइटी। अब जब भी लॉ बनाया जाता है या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी की नीड्स को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और हमारी जो कंट्री है इट इज बेसिकली एक रिलीजियस कंट्री। लोगों की, हमारी नहीं बाकी कंट्रीज भी होती हैं, बट इंडिया में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वो बहुत रिलीजियस भी होते हैं। लोग जो है वो रिलीजियस भी होते हैं, सोशल भी है, सोसाइटी का फैक्टर भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं जो सोसाइटी की रिलीजियस फीलिंग से रिलेटेड होते हैं, मतलब वो रिलीजियस मैटर से रिलेटेड होते हैं, या फिर सोशल मैटर से रिलेटेड होते हैं, सोशल मैटर से रिलेटेड होते हैं, या फिर रिलीजियस मैटर से रिलेटेड होते हैं। इनको कंबाइन करोगे तो हम उसको कह सकते हैं सोशो रिलीजियस मैटर्स, यानी कि वो किसी इंडिविजुअल के मैटर्स नहीं है। अभी तक जो हम यहां पढ़ रहे थे ना, हम क्या पढ़ रहे थे? किसी इंडिविजुअल के राइट्स। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ,
मेरा पीस ऑफ लैंड था, उसने कब्जा कर लिया, मेरा राइट ब्रीच हुआ। मैं को पार्टनर हूं, मैं पार्टीशन डिमांड कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं ना, मेरा वहां पे ब्रीच हो रहा है जो भी हो रहा है। बट यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं सोसाइटी इन जनरल, सोसाइटी के राइट्स के बारे में। अब रिलीजियस की अगर बात करें, मैं भगवान की पूजा करता हूं, सब लोग करते हैं, ठीक है, तो ये एक रिलीजियस राइट है। रिलीजियस, ये लीगल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है जिस मर्जी को आप पूजिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट भी है हमारा, बट ये एक लीगल राइट भी है। रिलीजियस मैटर हो गया, लीगल राइट है, प्लस ये रिलीजियस मैटर भी हो गया। ऐसे ही कुछ होते हैं जो सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। सोसाइटी के ऊपर बेस्ड का क्या मतलब हुआ, सोसाइटी ने वो रूल्स बना दिए। आपने वो सुना है, एक केरला में टेम्पल था सबरीमाला, बहुत इस पे हल्ला गुल्ला हुआ था उस टाइम पे। एक केरला में टेम्पल था, मेरे ख्याल से 2000 कब की जजमेंट है, 19 के आसपास की, 18-19 के आसपास की जजमेंट है इसके ऊपर। देखिए, केरला में एक टेम्पल है सबरीमाला, उसमें 10 साल से छोटी फीमेल्स या फिर 50 से बड़ी फीमेल्स की एंट्री अलाउड नहीं थी। उसमें 10 साल से छोटी फीमेल्स या उससे बड़ी फीमेल्स की एंट्री अलाउड नहीं थी। उन हाँ, सॉरी, इनके बीच की फीमेल उनकी अलाउड थी, इनके बीच की फीमेल की एंट्री अलाउड नहीं थी। यानी कि जो फीमेल 10 साल से लेके 50 साल के बीच में है, इनकी एंट्री अलाउड नहीं थी। उस रीजन बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। वो कहते हैं कि जो हमारे डाइटी है ना, जो वहां पे डाइटी है उनके, वो कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी है, समथिंग ऐसा कुछ उनका लॉजिक था उसके पीछे। अब अगर वो ब्रह्मचारी है, वो कहते हैं हमारे डाइटीज की इससे क्या होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, लॉजिक। अब देखिए, वो डाइटी ब्रह्मचारी है, मतलब जो उनके भगवान है वो ब्रह्मचारी है, उनका कहना जो है। ये लोगों की क्या यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये रिलीजियस फेथ जुड़ी हुई है यहाँ पे, रिलीजियस ही तो हुआ ना ये। तो ये कौन सा मैटर हो गया, रिलीजियस। लो, अब ये बनाया किसने कि फीमेल वहां एंटर नहीं करेगी, ये ट्रेडिशन किसने क्रिएट किए, लोगों ने किए, सोसाइटी ने किए। इसमें ये क्या मैटर हो जाएगा, ये सोसाइटल मैटर हो जाएगा। इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये सोशो रिलीजियस मैटर हो जाएगा। ये ओवरऑल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोशो रिलीजियस मैटर। यहां तक समझ आ रहा है। सेकंड एग्जांपल सुनिए, खाप पंचायत के बारे में सुना हुआ है आपने, खाप पंचायत। वो खाप पंचायत मतलब इलीगल पंचायत एक तरह की। वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने शादी कर ली, मतलब इंटरकास्ट एंड भाग के शादी कर ली ऐसा, तो वो मार दिया करते हैं या अपनी एक प्रनाउंस कर देते हैं कि इनके साथ ऐसा किया जाएगा। तो वो जो पहली बात, तो वो ऑर्डर कुछ खाप पंचायत का कोई ऑर्डर माना थोड़ा ना जाएगा। बट जो ये खाप पंचायत यहाँ पे बनाई गई है, ये जो खाप पंचायत बनाई गई है, ये क्या कर रही है, ये सोसाइटी ने तो बनाई है, वहां के लोगों ने तो बनाई हुई है। तो ये जो ये कौन सा मैटर हो जाएगा, अगर वो कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो वो सोशल मैटर हो जाएगा। अगेन सेकंड, सपोज कि आपने एक केस हुआ था वैष्णो माता के ऊपर, वैष्णो माता मंदिर का केस है, लैंडमार्क है ये भी। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि अब देखिए, आपको पता है मंदिर में जो हमारे टेम्पल्स होते हैं उसमें उसमें किस तरह से ये चला करता है मैरिज, उसका क्या नाम है, एक मिनट रुकिए। जो हमारे मंदिर होते हैं उसमें जो हमारे जो हमारे मंदिर होते हैं उसमें क्या हुआ करता है, प्रीस्ट कौन हुआ करता है, पुजारी, जो उधर पूजा अर्चना करता है, मतलब जो आरती करेगा या बाकी की चीजें, हेरिडिटरी वगैरह चलता है उनका। आपको पता है जो आज भी जो वैष्णो माता में, आपने वो कहानी सुनी है वैष्णो माता में, जो जो गया होगा कभी, कि वो एक पंडित था समथिंग, वो उनके वंश आज भी चले आ रहे हैं, जो वहां पे पूजा कर रहे हैं, उनकी ही आगे की जनरेशन चली आ रही है। ऐसे आप किसी भी उसमें चले जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाते हो, वहां पे भी बिहारी जी का मंदिर है, वहां पे भी क्या होता है, जो आज भी वहां पे पुजारी है ना, वो कौन है, वो हेरिडिटरी जो चले आ रहे हैं वही है। बाहर का जो उसको पूजा अर्चना, मतलब आप एज अ रिलीजियस फीलिंग लेके तब तो वहां पे पूजा के लिए जा सकते हो, बट जो आरती उतारी जाती है वो सिर्फ उन्हीं को राइट होता है, मतलब जो वहां के पुजारी बनेंगे वो सिर्फ उन्हीं को राइट है। अब इसी तरह से ध्यान से सुनिए, जो वैष्णो माता में
एक सपोज जनरेशन से चला आ रहा है, अब एक मिस्टर एक्स है, वो क्लेम कर रहा है कि मैं नेक्स्ट जनरेशन हूं जो इससे पहले चली आ रही थी, मैं नेक्स्ट जनरेशन हूं जो इससे पहले चली आ रही थी, तो वो अपने राइट के बारे में, अपना लीगल राइट मांग रहा है ना, इससे सोसाइटी का तो कुछ नहीं, वो अपना मांग रहा है। बट अगर इसको हम ओवरऑल देखें कि क्या इस ये जो जनरेशन है, पुरानी जनरेशन से चली आ रही है ये चीज, मतलब पुरानी उसको जो पूजा अर्चना के राइट मिल रहा है वो पुरानी इन्हीं की जनरेशन को मिला आ रहा है, वो रिलीजियस मैटर हो जाएगा, क्योंकि इससे सोसाइटी इफेक्ट हो रही है एज अ होल। आप कहने का मतलब है जब उस पर्सन इंडिविजुअल को हम यहाँ पे सोच के चल रहे हैं ना कि क्या वो पूजा कर सकता है या नहीं कर सकता, तब तो वो अपने इंडिविजुअल के बारे में मांग रहा है राइट। बट जब हम ये क्वेश्चन वहां पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या इसको जो राइट है हेरिडिटरी पुराने टाइम से मिला हुआ है और कौन कौन इसके उसमें कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का मैटर आ गया ना कि अगर इसका राइट नहीं तो फिर किसका है, कोई और क्लेम कर सकता है थर्ड पर्सन आके। तो जब उस इशू को डिसाइड कर रहे हैं तो वो रिलीजियस सोशो रिलीजियस कॉज हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और जो सोशो रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में। अगर ये हल्का अभी और करेंगे इसके ऊपर डिटेल में, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा ना कि रिलीजियस और सोशो रिलीजियस में क्या डिफरेंस, मतलब सोशो रिलीजियस या फिर इंडिविजुअल वाले में क्या डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिए, सिविल सूट क्या होते हैं, जब किसी के लीगल राइट की वायलेशन होती है और उसकी रेमेडी दिया जाता है। इसमें जब हम प्लस कर देते हैं, इसमें जब हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं किसको, सोशो रिलीजियस राइट्स, सोशो रिलीजियस राइट्स पार्टीज के, तब ये बन जाता है सूट्स ऑफ सिविल नेचर, तब ये बन जाता है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। यानी कि वो सिर्फ लीगल राइट किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है बेशक उससे सोशो रिलीजियस उसका मैटर भी वहां पे आ रहा है क्वेश्चन में, उसको डिसाइड करना पड़ रहा है, वो भी क्या रहेगा, सूट ऑफ सिविल नेचर। बस एक कंडीशन है, वो आगे दिया हुआ है बट अभी के लिए आप याद रखिए, एक कंडीशन है कि ये जो सोशो रिलीजियस मैटर है ना, ये प्राइमरी नहीं होना चाहिए डिसाइड करने के लिए, ये सेकेंडरी होना चाहिए। सेकेंडरी का मतलब है प्राइमरी जो इशू है वो लीगल राइट ही डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला वैष्णो माता के उसमें वो महंत जो है वो कह रहा है कि मेरा नेक्स्ट बनता है राइट, मैं पूजा अर्चना करूंगा, तो वो अपने राइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो अपने राइट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि उसका लीगल राइट की वायलेशन हो रही है, उसके लिए लॉ में रेमेडी दिया हुआ है। बट उसका लीगल राइट डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो सोशो रिलीजियस मैटर्स हैं उसको भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सबरीमाला वाला जो केस था, सबरीमाला वाला मंदिर का जो केस था, उसमें बोला फीमेल की जो एंट्रीज है वो बैंड है, तो हमने ये डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया या पहले सिविल सूट डाला कि फीमेल की एंट्री जो है वो बैंड है। बट अगर यहां पे देखो फीमेल की एंट्री बैंड है, वो क्या है वहां पे, वो लीगल राइट फीमेल्स का छिन रहा है वहां पे। फिर यहां पे सोशो रिलीजियस क्या हो जाएगा कि क्या वो डाइटी, क्या ऐसी कोई प्रथा चली आ रही है कि डाइटी जो है वो ब्रह्मचारी फॉलो करते हैं और ऐसे में फीमेल जो है उनकी प्योरिटी को भंग कर रही है या ऐसा कुछ, उस मैटर को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो सोशो रिलीजियस मैटर हो जाएगा। तो हमें फीमेल की एंट्री बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए वो वाला रिलीजियस फैक्टर भी लेके आना पड़ेगा इसमें। तो वो रिलीजियस फैक्टर मेन फैक्टर नहीं है, मेन तो यही डिसाइड होना कि एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जब मेन फैक्टर हमारे पास ये होगा और सोशियो रिलीजियस सेकेंडरी है, सोशियो रिलीजियस क्या है, वो सेकेंडरी है, तब वो होता है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। बट अगर किसी उसमें मेन मैटर, मेन मुद्दा ही क्या है, रिलीजियस मैटर, सोशो रिलीजियस मैटर, फिर वो यहां पे कवर नहीं होगा, वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं हो पाएगा, वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे किसी पर्टिकुलर लीगल राइट किसी का वायलेशन वगैरह नहीं हो रहा है। हम तो सोसाइटी ने जो नॉर्म्स जो ट्रेडिशंस बनाए हैं इन जनरल उसकी बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और भी एग्जांपल है, राम जन्मभूमि, उसका भी आपको पता होगा सिविल सूट चला था, उसका भी जो है वो सिविल सूट चला था, उसके बारे में भी लिखवाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे
आपको बस ये डिफरेंशिएट करना है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि जो ये पहले वाला पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं उसमें उसने ये कहा हुआ है कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, ड्यूटी बाउंड है कोर्ट यहाँ पे क्या करने के लिए, टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। टू ट्राई, कोर्ट ट्रायल करेगा किसका, ऑल सूट्स का, बहुत वाइडर जुरिस्डिक्शन दे रहा है। टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सूट्स ऑफ सिविल नेचर थोड़ा बहुत आपको पता लग गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% क्लियर हो गया होगा, बट आपको ये पता लग गया कि अब हमें किस डायरेक्शन में आगे जाना है। लिखते हुए वो जब बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके करेंगे कम से कम 20-25, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब सूट्स ऑफ सिविल नेचर, कोर्ट शैल ट्राई, हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में कह रहा है अगर वो स्पेसिफिकली बार्ड है, कहां पे, बार्ड बाय द सीपीसी या फिर बार्ड बाय एनी अदर लॉ। इतना सा भी हमने पढ़ा, आगे इसको मिक्स नहीं कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके साथ जोड़ के। पहले हम ये अच्छे से समझ लेते हैं सूट्स ऑफ सिविल नेचर होता क्या है। लिखने वाला थोड़ा सा टॉपिक कीजिए। वो लिखवा रहा हूँ अभी, सारे एक एक चीज लिखवा रहा हूँ आपको, ये जो मैंने आपको बताया विद केसेस, जो नहीं भी बताया वो भी लिखवा रहा हूँ अभी आपको। वो भी तभी भी यहाँ पे आएगा ना, सिविल सूट तो कवर हो ही रहा है। सूट्स ऑफ सिविल नेचर इंक्लूड्स, इंक्लूड्स सिविल सूट्स। वो अभी आप लिखोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा डिटेल में। लिखिए, हेडिंग कीजिए, ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन सेक्शन 3, 6, 9, 15 टू 21A। वैसे तो 22, 3, 4, 5 भी इसी की बात कर रहे हैं, बट वो ट्रांसफर वाली पावर्स की बात कर रहे हैं। मैं उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूं, हम उसको अलग से करेंगे। सूट्स ऑफ सिविल नेचर, अभी इसमें लिखिए डिफरेंस बिटवीन ज्यूरिस्डिक्शन एंड कॉम्पिटेंसी। ज्यूरिस्डिक्शन एंड कॉम्पिटेंसी अलग चीजें होती है, इस तरह से लिख दीजिए ज्यूरिस्डिक्शन। शॉर्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या आ जाएगा, टेरिटोरियल, ज्यूरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर, ज्यूरिस्डिक्शन एंड पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी में लिखिए पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, ज्यूरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल वाली यहाँ पे नहीं आ रही है। हाँ जी, रीजन कि वो कोर्ट को इनकॉम्पिटेंट थोड़ा ना कर रहा है वहां पे। टेरिटरी मतलब यहां डालना चाहिए था, दूसरे में डाल दिया, है ना। कोर्ट के पास वैसे तो पावर थी, अगर तो सिर्फ टेरिटरी के कारण से हो रहा है ना वो, बट ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में होता है। इसके लिए बेशक आप यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट द वर्ड कॉम्पिटेंसी is used for pecuniary and
सब्जेक्ट मैटर, पूरा लिखना आप, सब्जेक्ट मैटर, jurisdiction only unless the context otherwise require, unless the context otherwise require। अनलेस से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स दैट इन सम केसेस even competency may be territorial, बट ये इन एक्सेप्शनल सिचुएशन होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ऐसा वैसा करते हुए, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, फर्दर लिखिए सेक्शन 9 सीपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखिए कंसिडर्ड टू बी a gateway into CPC, considered to be a gateway into CPC, very important। ठीक है, that is unless you fulfill the conditions of section 9 CPC, you cannot get into CPC। जब तक ये फुलफिल नहीं करोगे तब तक CPC के अंदर बाकी का प्रोसीजर पे नहीं पहुंच पाओगे। देखिए एक टर्म होती है सब्सटेंटिव राइट, सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ पार्टीज क्या होते हैं? लीगल राइट प्लस रेमेडी इफ वायलेटेड। लीगल राइट भी दिया हुआ है, उसकी रेमेडी भी दिया हुआ है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसमें सब्सटेंटिव है ना, लीगल राइट भी दिया हुआ है आपको, उसकी रेमेडी भी दिया हुआ है। एसआरए पढ़ा, रेमेडी दिया हुआ, उससे काउंटर साथ में चल रहा है ना वो। तो कोई भी सब्सटेंटिव लॉ, चाहे सिविल साइड पे पढ़ रहे हो चाहे क्रिमिनल साइड पे पढ़ रहे हो, उसमें रेमेडी और वो दोनों चीजें दी होती है, राइट भी दिया होता है, रेमेडी भी दिया होता है। बट यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? एनफोर्सिबिलिटी। सब्सटेंटिव लॉ एनफोर्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फर्दर लिखिए, ब्रैकेट्स में लिखना, बट इट इज नॉट कंप्लीट, बट इट इज नॉट कंप्लीट। मैक्सिम लिखना, यूबी जस आईबीआई रेमेडियम। क्या मीनिंग हुआ इसका? मीन्स लिखिए दैट इट इज नॉट ओनली दैट राइट एंड रेमेडी have been given, but it should be enforceable। इसका मीनिंग में मतलब ये मीनिंग नहीं, मैंने ओवरऑल लिखवा दिया आपको, यहाँ मीनिंग लिख लेना। when where there is a right, where there is a right there is remedy।
इसका मीनिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन बता दिया, दैट इट इज नॉट ओनली दैट राइट एंड रेमेडी हैव बीन गिवन, सिर्फ राइट रेमेडी से क्या होगा, एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, बट इट शुड बी एनफोर्सिएबल। फर्दर लिखिए, एंड एनफोर्सिएबिलिटी does not come from the substantive law, it comes from, बताइए, from the procedural law। it comes from the procedural law। therefore it is CPC plus Indian Evidence Act plus Indian Limitation Act plus CRPC ब्रैकेट्स में लिखना ऑन क्रिमिनल साइड, क्रिमिनल साइड ओनली। बेशक मत भी लिखो क्योंकि सीपीसी में लिख रहे हैं ना, तो ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि क्रिमिनल साइड पे सीआरपीसी होता है, प्रोसीजरल वाला, विच प्रोवाइड्स with the enforcement mechanism। तो ये प्रोसीजरल लॉज हैं जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इसमें लिखना विद इन सीपीसी सेक्शन 9 is gateway into CPC। Court will consider the suit only if requirements of section 9 CPC are fulfilled। Requirements of section 9 are fulfilled। नेक्स्ट लिखना, unless the conditions of section 9 are fulfilled, the court will not conduct a hearing of the suit, and therefore section 9 CPC can be termed as a gateway into CPC। बेयर एक्ट पे आ जाइए। बेयर एक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है बेयर एक्ट में, कोर्ट शेल, ये जो शेल यहाँ पे लिखा हुआ है, शेल का मतलब क्या, मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी कि ड्यूटी अपॉन द कोर्ट, एक मैंडेटरी ड्यूटी डाली जा रही है कोर्ट पे, टू ट्राई सूट्स ऑफ सिविल नेचर, टू ट्राई सूट्स ऑफ सिविल नेचर। कोर्ट शेल आगे क्या है, सब्जेक्ट टू दी
provisions herein contained। हेयरिन का क्या मतलब हुआ? मीन्स सीपीसी। हेयरिन का मतलब हुआ सीपीसी। ब्रैकेट्स में लिखना देयरफॉर कोर्ट shall try all matters all matters की जगह लिखिए all suits of civil nature। all suits of civil nature, बेयर में यही यूज किया होगा ना टर्म। all suits of civil nature but not those which are barred by CPC, which are barred by CPC, for example res judicata, res sub judice, section 10 res sub judice, order to, rule to, etc। वो बता रहा है, वो तो डिटेल में बता रहा है बार ऑफ सूट कि इन सिचुएशन में प्रोविजन बता रहा है बेसिकली। फर्दर लिखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हैव jurisdiction to try, have jurisdiction to try, ये क्या बात कर रहे हैं? jurisdiction of trial by the courts। further all suits of civil nature, all suits of civil nature। all का मतलब क्या हुआ? साइड पे लिख लीजिए you cannot pick and choose, मतलब कोर्ट कैन नॉट पिक एंड चूज। जो सिविल नेचर का सूट है उसको डिसाइड करना ही पड़ेगा। सिविल नेचर में लिख लीजिए वाइडर इन स्कोप, वाइडर इन स्कोप, ब्रैकेट्स में लिख लेना डिस्कस्ड लेटर। अब यहाँ पे मैं इसको करवा नहीं पाऊंगा ना, अगर डायग्राम में कवर भी करता हूँ उसको, तो अलग से इसको डिस्कस करेंगे। एक्सेप्ट दोज एक्सेप्टिंग दोज द cognizance of which cognizance of which is expressly barred or impliedly barred। ये एक्सप्रेस इम्प्लाइडली बार्ड का क्या मतलब हुआ? अदर सम सम अदर लॉ लिख लो, अदर सम लॉ नहीं, सम अदर लॉ। ब्रैकेट्स में लिख लेना अदर देन सीपीसी। क्यों नहीं है सीपीसी वो मैंने बता दिया। इसके भी यहाँ पे लिख लेना एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है? डिस्कस्ड लेटर। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। Therefore,
कोर्ट per se jurisdiction to try all suits of civil nature expressly, impliedly, barred would not mean barred by CPC. It means, it would mean barred under some other law, some other laws. Reason, for those barred by CPC already used the words subject to the provisions herein contained. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरइन कंटेंट, ऊपर लिखा हुआ था ना ये, तो वो सीपीसी कवर कर रहा है, इसलिए ये अदर लॉज को कवर कर रहा है। तो ये जो बेयर में आपको समझाया वो लिखवाया, बस इसमें डिटेल में डिस्कस करना रह गया इंप्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड वाला, और सिविल नेचर, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले लिखिए पर्पस ऑफ सेक्शन 9 CPC, पर्पस ऑफ सेक्शन 9 CPC। रीना धवन, ILA स्टैंड्स फॉर इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ILA मींस इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। ऊपर लिखवाया था ना ILA, वो लिखवाते हुए, हाँ इंडियन लिमिटेशन एक्ट है वो। पर्पस ऑफ सेक्शन 9 में लिखिए, फर्स्ट टू डिक्लेयर jurisdiction of the courts to try suits of civil nature। तो jurisdiction डिक्लेयर कर रहा है कि आप सिविल नेचर के सूट्स को ट्राई करोगे, इसलिए डेलिबरेटली यहां पे सिविल सूट नहीं बोला हुआ है, उसने टर्म यूज किया हुआ है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। फर्दर लिखिए, टू डिक्लेयर द वाइडेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ jurisdiction to the civil courts, ब्रैकेट्स में लिख लेना, by use of word all, all यूज किया हुआ ना बेयर एक्ट में, उसके कारण से वाइड jurisdiction दे रहा है उसको। टू डिक्लेयर द इंटेंट, सॉरी इंटेंट नहीं, इनहेरेंट, टू डिक्लेयर द इनहेरेंट right to try all suits of civil nature and, मतलब कोर्ट के पास इनहेरेंट राइट है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एंड गिव्स पीपल inherent rights to file civil suit in any court,
लोगों के पास भी राइट है कि सिविल सूट किसी भी कोर्ट में फाइल करो जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। प्लीनरी मतलब होता है एज इट इज, मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन is a very wide inherent right, rights to the courts, and a very inherent right to the individuals to file a civil suit। तो ये एज इट इज अगर मीनिंग देखे सेक्शन का तो ये है, मतलब जो उसका बेसिक पर्पस है, लोगों को भी और कोर्ट्स को भी पूरा इनहेरेंट राइट दे रहा है, वाइड जुरिस्डिक्शन दे रहा है कोर्ट की, बहुत बड़े लेवल पे राइट दे रहा है लोगों को कि कोई भी सिविल सूट है किसी भी कोर्ट में ले जाइए आप, ठीक है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। देयरफॉर, आगे लिखिए, देयरफॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 9 CPC is to declare the widest possible jurisdiction to all civil courts to try all the suits of civil nature, all the suits of civil nature, and at the same time, it gives the broadest right to an individual to file a suit of civil nature। फुल स्टॉप के नेक्स्ट पैरा में लिखना, इट इज अ declaratory provision regarding jurisdiction of civil court, jurisdiction of civil courts। क्वेश्चन टाइप में लिखना, डज द टर्म all suits creates any confusion ऑल सूट्स ऑफ लिखा हुआ है ना सिविल नेचर, तो ये जो ऑल टर्म यूज किया हुआ है कि किसी भी तरह का सूट कर लेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है, ये पूछ रहे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, सपोज A has a right to claim a house in Chandigarh against B। ए के पास राइट है
against B. B has captured the house of A and therefore A have the right to file suit against B. Now suppose now incidentally A is in Goa and staying at some resort. A got his pleadings drafted by a lawyer in Kerala, sorry, in Goa, and filed a suit there only. Will it not create a confusion? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा या इनकन्वीनियंस क्रिएट नहीं हो रही यहाँ पे? मतलब ये जो क्वेश्चन है आपसे अगर पूछे तो वो दोनों फॉर्म में, इलस्ट्रेटिव फॉर्म में भी पूछ सकता है, डायरेक्टली भी पूछ सकता है. इसमें लिखिए सो वी हैव टू keep in mind that jurisdiction has to be exercised only subject to certain regulations and restrictions for administrative convenience. Administrative convenience. Moreover, it would defeat the ends of justice if not applied in restricted manner. Restricted manner, even though section 9 CPC gives a very broad and widest possible jurisdiction to the courts to try all the suits of civil nature, it would be absurd, unreasonable, and unjust to allow that without any restrictions
without any restrictions. Therefore, for the purpose of justice and also for the purpose of administrative convenience, certain regulations and restrictions are provided in the CPC as well as in the other laws. CPC as well as in the other laws. For example, provisions related to res judicata, order 2, rule 2, rules of pecuniary jurisdiction, rules of rules of territorial and subject matter jurisdiction, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, एटसेट्रा, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन एटसेट्रा. तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है. नोट में लिखना. It should be kept in mind that the provisions of section 9 are very wide. Therefore, restrictions should be given a strict interpretation. A strict interpretation नोट्स में लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए. व्हेन, नोट जनरल लिखवा रहा हूँ बस, पढ़ लेना ना कहीं तो यूज हो ही जाएगा ये, ठीक है. व्हेन a suit of civil nature is filed in the court will presume that
it has jurisdiction. It has jurisdiction to try the suit. कोर्ट तो यही प्रिज्यूम करेगा उसके पास है jurisdiction. Therefore, the party has to raise the objection as to restricted jurisdiction. Restricted jurisdiction. इसमें लिखना, नेक्स्ट लिखिए, खत्म हो गया. Objections as to jurisdiction. Objections as to jurisdiction. यहाँ पे 3 सिचुएशंस बनेगी हमारे पास. ये ऊपर खत्म हो गया हमारा, ठीक है. Objections as to jurisdiction, 3 सिचुएशंस. 3 सिचुएशंस हमारे पास यहाँ पे बनेगी. पहली, फर्स्ट लिखिए, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज्ड. तो इसमें क्या होगा, कोर्ट प्रिलिमिनरी इशू फ्रेम करेगा. प्रिलिमिनरी इशू framed by कोर्ट. और अगर कोर्ट को लगता है कि नो ज्यूरिसडिक्शन, इफ नो ज्यूरिसडिक्शन, क्या करेगा कोर्ट? वेरी गुड, रिटर्न द प्लेंट. रिटर्न द प्लेंट. कोमल, कौन से ऑर्डर में दिया हुआ रिटर्न द प्लेंट? रिटर्न ऑफ प्लेंट कौन से ऑर्डर और रूल में दिया हुआ है? जल्दी से, टेस्ट में. वेरी, रूल 10 में ऑर्डर. वेरी गुड, ऑर्डर 7 रूल 10 में दिया हुआ है रिटर्न ऑफ प्लेंट. नींद खुल जाती है ना एकदम से क्वेश्चन पूछा जाए तो. हाँ, चलिए. और इसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है. अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट रिटर्न ऑर्डर. बस इतना ही लिखिए. दूसरी सिचुएशन लिखिए यहाँ पे, सेकंड, प्लेंटिफ हिमसेल्फ may withdraw the suit. Order 23 रूल 1 सब रूल 3 सीपीसी. ये अभी नहीं किया ना, तो इसलिए आपको थोड़ा नहीं समझ आएगा क्या लिखवा दिया मैंने ये. बट अगर प्लेंटिफ को खुद ही पता लग जाता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, पहले लगा था उसको है, बाद में लगता है उसको हाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो प्लेंटिफ खुद विड्रॉल ऑफ प्लेंट कर लेगा. ये विड्रॉल कब कर सकता है कब नहीं, वो फिर हम जब ऑर्डर 23 डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, ठीक है. और थर्ड सिचुएशन लिखिए, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर द सूट अंडर सेक्शन 24-25. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीपीसी में, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. क्या हुआ? ये आगे जाके पढ़ेंगे. ट्रांसफर कर सकता है,
ठीक है, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगता है जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो ट्रांसफर कर सकता है। किस ग्राउंड पे, कब, कौन सी सिचुएशन में, जब सेक्शन ये पढ़ेंगे तब आपको, मतलब ये 3 सिचुएशंस बनती है। नॉर्मली हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है ये सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, केस लॉ लिखिए। हाँ, नहीं ऑब्जेक्शंस पे नहीं है, केस लॉ ऑब्जेक्ट के ऊपर है ओवरऑल। ओवरऑल लिखवा रहा हूँ, मतलब अभी तक जितना भी लिखवाया उसके ऊपर। केस 1, पहला केस लिखवा रहा हूँ। लाइन लगा देना ना, इसको जहां फिट होगा, जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन लिख रहे हो वहां लिख देना, सॉरी ऑब्जेक्शन नहीं, पर्पस लिख रहे हो वहां लिख देना, नॉर्मल सेक्शन 9 को एक्सप्लेन कर रहे हो वहां लिख देना। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी तरह से, बट ये केस आपको यहाँ पे याद रखने, 2-3 लिखवाऊंगा इसमें। एक लिखिए पहला, गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार, 1974, सुप्रीम कोर्ट। हेल्ड में लिखिए, हेल्ड में लिखिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट the right to sue should be conferred by law upon individuals. The right to sue is per se upon every individual if his civil legal right has been violated. Full stop, next paragraph. Section 9 CPC does not con- does not confer jurisdiction upon civil courts, rather does not confer jurisdiction upon civil courts, rather it is declaratory of such jurisdiction. तो ये जो सेक्शन 9 है ये कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं दे रहा कि आप ये करोगे, वो सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है कि कोर्ट के पास ऑलरेडी ये पावर्स है, इनहेरेंटली उसके पास पावर है कि वो सिविल सूट को सुन सकता है। ऐसी पार्टी के लीगल राइट्स वायलेशन हो रही है तो पार्टी को यहाँ पे कोई राइट नहीं यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा, सिर्फ डिक्लेयर किया जा रहा है कि उसके पास तो पावर होती है। जुरिस्डिक्शन एज इट इज अ civil court, it will have per se jurisdiction upon all suits of civil nature. केस 2 लिखना, केस 2 बेसिकली ये हो गया केस, ये हो गया स्कोप के ऊपर, स्कोप ऑफ सेक्शन 9। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी डाल सकते हो, स्कोप में भी डाल सकते हो, सब में चल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिकेम लैबोरेटरीज वर्सेस रानी देवी, 2017, सुप्रीम कोर्ट। हेल्ड में लिखिए, द जर्नल रूल इज दैट civil courts have jurisdiction to try
all suits of civil nature, all suits of civil nature, any provision, any provision providing for exclusion of jurisdiction shall be given a strict interpretation. The burden of proving lack of jurisdiction lies upon that party which has raised the objection, which has raised the objection. ये भी किस चीज की बात कर रहा है, स्कोप की बात कर रहा है। तो जब भी सेक्शन 9 लिखोगे दोनों में से बेशक एक केस कोई भी वहां लिख देना, दोनों लिख देते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द सूट ऑफ सिविल नेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूट ऑफ सिविल नेचर, यहां से हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तो पॉसिबल भी नहीं है। कितना लिखवा दूंगा, है ना, इतना नहीं हो पाएगा। ये डिटेल में करने वाला है, आधा घंटा इसको लिखवाते ही लग जाएगा। तो यहीं से इसको फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।